डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली की परीक्षा, जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 10+2 का है या 11वीं 12वीं का है या 12वीं के लिए जो लेक्चरर के लिए या प्रवक्ता के लिए जो भर्ती चल रही है, और जो विषय है आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, जो कि वर्तमान में बिहार सरकार में ही आईएएस है, उन्हीं के द्वारा निर्देशन में ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका स्टैंडर्ड क्या है। 2019 में जो बिहार शिक्षक वाली जो परीक्षा हुई है, बीपीएससी जो कराई है, उसका जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये दोनों का लेवल लगभग बराबर है। इसी वजह से न तो आपको ज़्यादा टफ पढ़ना है, न ही ज़्यादा इजी, आपको अबाउ थोड़ा एवरेज पढ़ना है, थोड़ा सा कंसेप्ट आधारित पे पढ़ना है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो मोस्टली उसमें कंसेप्ट आधारित पूछा गया, और ये जो प्रैक्टिस सेट है कंसेप्ट आधारित ही है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों से, जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर लगातार हम लोग इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, एग्ज़ाम आने तक हम लोग इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना संविदावादी विचारक की नहीं है, यानी जो सामाजिक समझौते संबंधित विचारक हैं उनसे कौन से संबंधित जो एक रचना नहीं है। तो मुख्यतः 3 लोग हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। इसी में से आपको देखना है कि कौन सी पुस्तक इन विचारकों से संबंधित नहीं है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो की रचना है, लेवियाथन हॉब्स की रचना है, ऑन लिबर्टी जो है ये जीएस मिल की रचना है। ये आपका जो जीएस मिल है ऑन लिबर्टी, ये समझौतावादी विचारक नहीं है। टू ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट, ये लॉक की रचना है। इसलिए जो समझौतावादी विचारक की नहीं है तो है ऑन लिबर्टी, क्योंकि ये रचना जीएस मिल की है, 1859 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? टेरी, मैकफार्लैंड या हर्बर्ट साइमन या रे ए क्लियंस। तो ये क्लियंस की का कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों में से चुनाव की सरलतम विधि है। आर क्लियंस बोलते हैं इसको। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है ये। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो मिल जाएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं। कौटिल्य के द्वारा लिखित जो रचना है अर्थशास्त्रम है, जिसमें ये जो राजनीति है उसकी व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करता है। और ये आपका जो चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था उसी का प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री कहें या प्रधान अमात्य कहें। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कुल 15 अधिकरण है। 15 अधिकरणों की संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्तावना में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है, या राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, या राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 5वें का आंसर होगा कि मार्क्सवादियों के अनुसार जो राज्य है एक वर्गीय संरचना है, जैसे कार्ल मार्क्स का ही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? यानी अतिवादी कौन नहीं है, यानी उग्रवादी कौन नहीं है, या एक्सट्रीमिस्ट कौन सा नहीं है? तो लाला लाजपत राय उग्रवादी हैं, अतिवादी हैं। बिपिन चंद्र पाल भी हैं, बाल गंगाधर तिलक भी हैं। लाल बाल पाल ये तीनों ही क्या हैं? उग्रवादी दल के नेता हैं। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो है नरम दल के नेता हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है? तो अमेरिकी राजनीतिक विचारक
जो हैं आपके फ्रांसिस फुकुयामा ने लगभग 30 साल पहले इतिहास के अंत का लिखकर सनसनी फैला दी थी। उनका मानना था कि समाजवादी देशों के संकट के दौर में उनके लेख ने विरोधी खेमे को ताकतवर वैचारिक हथियार मुहैया कराया था। सोवियत संघ के पतन के साथ यह कहा जाने लगा कि अब पूंजीवाद ही एकमात्र सत्य और दुनिया के किसी समाजवादी रूप की कल्पना निहायत मूर्खता है। तो इसलिए जो इतिहास के अंत की बात करता है वो फ्रांसिस फुकुयामा है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक है। तो याद रखिए जो संप्रभुता के जो आलोचक हैं वो बहुलवादी हैं। तो पहले ये आपको पता करना चाहिए कि कौन कौन से बहुलवादी विचारक हैं। तो जो जॉन ऑस्टिन है वो संप्रभुता के वैधिक संप्रभुता का वो पक्ष का समर्थन करता है या उसका सिद्धांत देता है और ये आपका इंग्लैंड का एक विधान शासित था। तो 1832 में इसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें वो संप्रभुता के वैधानिक संप्रभुता का समर्थन करता है। तो इसमें से पूछा आपका कट्टरतम आलोचक है, तो इसका आंसर होगा सर हेनरी मैन, ऑप्शन ए। तो वैधानिक जो संप्रभुता या संप्रभुता या एकलवादी संप्रभुता की बात करता है जॉन ऑस्टिन, उसके जो कट्टरतम आलोचक हुए हेनरी मैन हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है ये सूची को आपको मैच करना है। एक तरफ विचारक हैं और उनसे संबंधित सिद्धांत हैं, कौन कौन सा ये लोग सिद्धांत देते हैं। तो मॉर्गेनथाउ आप सभी को पता है कि ये यथार्थवादी संप्रदाय का है या यथार्थवाद का संस्थापक है। ये बर्नार्ड कोहेन जो है डिसीजन मेकिंग जो अप्रोच है यानी निर्णय निर्माण उपागम से संबंधित है। मार्टिन कपलान ये व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत से इनका संबंध है और इमाइल बर्ड जो है खेल सिद्धांत से संबंधित है। ये ऐसे आपको क्वेश्चन देखिए हमेशा मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें कई टॉपिक को एक साथ कवर कर लिया जाता है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो संसद में पहला जो लोकपाल विधेयक पास हुआ 1968 में पास हुआ। उस दरमियान जैसे भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो कि 1966-70 में बना था और इसी की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु 2 विशेष प्राधिकारियों यानी लोकपाल या लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। भारतीय संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और उसके दूसरी तरफ समर्थक। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स प्रथम सही है। शक्ति सिद्धांत ओपेनहाइमर सही है। पितृसत्तात्मक मैक्लेनॉन ये गलत है और मात्र सत्तात्मक से संबंधित है आई जेंग्स सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको हमेशा ये सब चीज़ें याद रखनी है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा कॉमन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और इसमें लोग भूल जाते हैं। तो जो आपका 1976 से लेकर 1985 का जो दशक है ये संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और याद है जो आपका जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कई बार पूछा जाता है तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि शिक्षित बनो संघर्ष करो संगठित बनो यह नारा किसका दिया हुआ नारा है। तो यह नारा जो दिया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया। उनका मानना था कि जो बेहद जरूरी है कि शिक्षित बनना है, आपको संघर्ष करना और संगठित बने रहना है। तो अपने और ये जो आपके पता ही है कि भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं और जो प्रारूप समिति है उनके अध्यक्ष थे और नेहरू का जो UCC जो बिल लाया और नेहरू से विवाद होने के कारण उन्होंने उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लेखक है एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तक है। तो मोस्का द रूलिंग क्लास सही है। पेरेटो माइंड एंड सोसाइटी सही है। रॉबर्ट मिशेल पॉलिटिकल पार्टी सही है। लेकिन ये जो वेल्थ ऑफ नेशन है SM लिप्सेट की रचना नहीं है, ये एडम स्मिथ की रचना है, तो ये सुमिलित नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है।
लोक निगम का उत्तरदायित्व क्या होता है? नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या संसद के प्रति। तो लोक निगम का उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक तरफ फिर से मैच करना है इसको, एक तरफ लेखक है, उनसे संबंधित पुस्तकें हैं। तो महात्मा गांधी, आपको पता है कि उनकी फेमस पुस्तक जो है कौन सी है? हिंद स्वराज। B.R. अम्बेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। S.S. गोलवलकर, इनकी रचना है बंच ऑफ थॉट्स, जो कि 1966 में प्रकाशित हुई। V.D. सावरकर, हिंदुत्व। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका 16 का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। यूथान, कुर्ट वाल्डेम, ट्रिगवेली या डैग हैमरशोल्ड। तो सबसे पहले जो इसका होगा कि जो आपके यूथान है वो 1961 से लेकर 1971 तक थे। तो 1961 से लेकर 1971 तक यूथान, 1961 से लेकर 1971 तक थे। और फिर कुर्ट वाल्डेम, ये थे आपके 1972 से लेकर 1981 तक, ये 1981 तक हुए। फिर है उनके बाद ट्रिगवेली हुए 1946 से लेकर 1952 तक, यानी 1952 तक हुए, 46 से लेकर 52 तक। और जो डैग हैमरशोल्ड है 1953 से लेकर 1961 तक हुए, 1961 तक। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पहले नंबर पे ट्रिगवेली, फिर दूसरे नंबर पे डैग हैमरशोल्ड, और फिर उसके बाद यूथान आएंगे अब तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आप क्या आएंगे? कुर्ट वाल्डेम। तो इस हिसाब से 3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसने की? तो सत्ता के सहमति मॉडल की रचना जो है किसके द्वारा किया गया? बर्नार्ड के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? ये कथन आपका मुसोलिनी का है। क्वेश्चन नंबर 20 है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ? तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये 73वां संवैधानिक संशोधन, जो कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको, उन्हीं के ज़माने में ये पास हुआ 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य की पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। यह वक्तव्य संबंधित है किस प्रकार की विचारधारा से? ये वक्तव्य संबंधित है। तो इसमें ये कहने वाले प्लेटो, हेगल, अरस्तु, बुसांके आदि हैं सब। तो इनको हम बोलते हैं आदर्शवादी, यानी बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन कौन सा नहीं है? ए भी होगा, बी भी है और सी, तीनों ही शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन है, परंतु हस्तक्षेप नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है अपने ऊपर अपने शरीर और मन पर व्यक्ति जो है संप्रभु है। ये फेमस कोट है। तो ये फेमस कोट आपका ऑन लिबर्टी में कहा गया और किसकी रचना है? 1859 में ये प्रकाशित हुई। 1859 में किसकी रचना है? जीएस मिल की रचना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। तो इसका ये जो रचना है हैंस जे मार्गनथाउ यानी H.J. मार्गनथाउ के द्वारा लिखा गया, 1948 में प्रकाशित हुई, ये भी याद रखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो मूल विद्याओं में वो 4 विधाओं का उल्लेख करता है, अनुच्छेकी, त्रयी, वार्ता और दंड। तो इसमें जो है वार्ता है, अनुच्छेकी है, त्रयी है, दंड नहीं है, निरुक्त नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है
अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो किसी भी अगर भारतीय संघ में किसी भी नए राज्य का निर्माण या सृजन करना है तो उसको सबसे पहले भारतीय जो संविधान है उसकी पहला अनुच्छेद और पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो जिले में कानून व्यवस्था या जो कानून व्यवस्था कायम करना है उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो जिला पुलिस पर जो सामान्य नियंत्रण होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किस पर आधारित है? तो सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता का पृथक्करण होता है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर इस पर आधारित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? ये हमेशा आपको याद रखना है क्योंकि ये जो लास्ट के जो जितने भी 391, 92, 93, 94, 95 आपको इनको भी पढ़ लेना क्योंकि अब जो ट्रेंड चल रहा है पीछे से पूछ ले रहे हैं लोग। हम उन लोग पीछे के जो लास्ट के अनुच्छेद वो लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अनुच्छेद 93 में लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? कौन मानता है? तो आर एस टॉनी जो है स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक मानते हैं बल्कि विरोधी नहीं मानते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन समानता और स्वतंत्रता को विरोधी मानता है, ये भी आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो जिला और सत्र न्यायालय के जितने न्यायाधीश होते हैं वो सीधा उच्च राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? लास्की, लेकॉक या हॉब्स या ग्राहम वॉलेस? तो आधुनिक व्यक्तिवाद का जो प्रवक्ता है आपका ग्राहम वॉलेस है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है आपसे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा, ये कथन आपका गेटेल साहब का है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिकीकरण की आलोचना करने वाले गांधी जी ने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वो आपका शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? कि संपूर्ण क्रांति का उदाहरण दिया उन्होंने गांधी मैदान से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। याद रखिए ये जो सांस्कृतिक क्रांति है माओ से संबंधित है और जो चतुर्मुखी जो राज्य होगा ये राम मनोहर लोहिया से संबंधित हो। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो संसदीय शासन का लक्षण कौन सा नहीं है? तो संसदीय शासन का लक्षण दोहरी कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व है और सामूहिक उत्तरदायित्व है। लेकिन विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण नहीं होता है बल्कि ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली में है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको एजेंसीज, स्टाफ और ऑक्सिलरी एजेंसी, सहायक एजेंसियाँ, स्टाफ में आपको अंतर कर ही लेना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा भारत का जो मंत्रालय है या डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है या एजेंसी में आता है या कौन ऑक्सिलरी एजेंसी में आता है। तो इसका आंसर होगा कि जो मुख्य कार्यपालिका के कार्यों में जो लोग सहयोग देने वाले कर्मचारियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्टाफ तथा सूत्र।
इस प्रकार के पूरे संगठन के 2 प्रकार की इकाइयों में बांटा जाता है। एक स्टाफ की इकाइयाँ होती हैं जिनका कार्य परामर्श देना होता है। तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये आपका क्या है, सहायक एजेंसी है, सहायक अभिकरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये दिया किस पुस्तक में है। तो ये कथन तो आपको याद है कि कार्ल मार्क्स का है, लेकिन अब ये आपसे पूछा जा रहा है किस पुस्तक में है। तो ये इस आपका जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जो कि 1848 में प्रकाशित हुई और कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने दोनों मिलकर लिखा है। इसी में कहते हैं कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है उसकी उत्पत्ति आपको पता ही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक कठोर संविधान वह है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कोट भी है, ये परिभाषा किसने दी है। तो कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, तो ये कथन आपका अरस्तु का है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ये आपको मैच करना है, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न हम आपसे पूछा जा चुका है। तो यूरोपीय समाजवाद, जो यूरोपियन समाजवाद है या फेबियन समाजवाद, फिर वैज्ञानिक समाजवाद और श्रेणी समाजवाद, ये सिद्धांत किसने दिया। तो जो आपका यूरोपियन समाज नहीं, इसको आप ना यूटोपियन समाजवाद कहिए, यूटोपियन समाजवाद, तो ये दिया गया सेंट साइमन के द्वारा। और जो फेबियन समाजवाद है सिडनी वेब के द्वारा दिया गया। वैज्ञानिक समाजवाद आपको पता रहना चाहिए कि कार्ल मार्क्स का, बेहद हमेशा याद रखिए, कभी भूलने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा। और श्रेणी समाजवाद GDH कोल की है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसके द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल पद है इसका निर्माण या सृजन किया गया, और पहले जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी आपको मैच करना है। देखिए ये भी है आपका बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि IR से संबंधित है। तो जो FMCT है, FMCT ये रिलेटेड है आपका व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार। ऑप्शन ए का तीसरा होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका, आप सभी को पता है कि ये किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ट्रिप्स जो है आपका ये विश्व व्यापार से संबंधित है। और WFS जो है वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। याद रखिए सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। मोतीलाल नेहरू, ये आपके 1928 की नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये आपका गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन का विरोध किए न कि समर्थन। MK गांधी चंपारण आंदोलन 1917 और सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 से भी आपको याद रखना है। और ये 1917 में हुआ और ये 1928 में हुआ। तो इसका आंसर सही होगा। ये इसमें सुमेलित नहीं है। MA जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन के समर्थक नहीं थे बल्कि उसके विरोध में थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोक निगम का प्रकार प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो लोक निगम का जो प्रशासन है, जो पब्लिक कॉरपोरेशन होते हैं, उनकी जो उद्देश्य टारगेट होता है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। बल्कि हम इसमें पहले या दूसरे क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो ऑस्टिन ने यानी जॉन ऑस्टिन ने उसकी जो फेमस पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में अपने संप्रभुता सिद्धांत का समर्थन किया। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 50 है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि की? ये भी टॉपिक जो है शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव है कब हुआ? एक तो ये आपको याद रखना है, ये हम 3 नवंबर 1950 को हुआ और इसकी जो शक्ति की वृद्धि हुई किस अभिकरण में? तो महासभा के अभिकरण में वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 51, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? एक तो संगोष्ठी करते हैं, प्रचार करते हैं, लॉबिंग करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का काम नहीं करते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया नहीं अपनाते, तरीका नहीं अपनाते चुनाव लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थियरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विकासवादी सिद्धांत है, ये अल्प विकास का जो सिद्धांत है ये आपको पढ़ना ही है। तो अल्प विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डिपेंडेंसी थियरी किससे संबंधित है? तो ये आपका समीर अमीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका जॉन लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि छावनी बोर्ड के संबंध में से क्या सही नहीं है? इसे एक कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है, यही गलत है, सही नहीं है। बाकी यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण कार्य करता है, सही है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या की नगरीय प्रशासन के लिए की गई, ये भी सही है। यह एक वैधानिक संस्था, याद रखिए वैधानिक संस्था है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ये सुमेलित नहीं है, सही नहीं है ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो यानी जितने बहुलवादी होंगे वो संप्रभुता की आलोचना करेंगे और जो संप्रभुता के समर्थक होंगे बहुलवाद के समर्थक नहीं होंगे। तो ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसमें देखिए बोंदा संप्रभुता का समर्थक है, तो ऑब्वियसली ये इसका क्या मतलब कि बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। बाकी लिंडसे, मैटलैंड, ऑटो गेर, ये जितने ही बहुलवादी विचारक हैं, बोंदा इसका राइट आंसर होगा, ये बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो जो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक आपको विशेष बहुमत के द्वारा पारित करना होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है? बांग्लादेश है, भारत है, स्पेन है, इसमें थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और नेपाल ये सब आते हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? तो थाईलैंड, सॉरी इसमें जो बांग्लादेश भी है, भारत भी है, थाईलैंड भी है, स्पेन शामिल नहीं है इसमें। बाकी इन सब के साथ म्यांमार, श्रीलंका और भूटान भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, लेकिन स्पेन इसमें शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है। तो इसका जो कार्यकाल है आपको हमेशा याद रखना है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी आयु हो तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो समाजवाद के अंतर्गत किसने सामाजिक क्रांति का, सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो माओ त्से तुंग। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो 1962 में जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, जिससे लगा कि अब तृतीय विश्व युद्ध ही प्रारंभ हो जाएगा, तो उस समय जो 62 में तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी थे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, या सिर्फ पूर्व सामाजिक या पूर्व राजनीतिक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो याद रखिएगा हमेशा,
पूर्व राजनीतिक भी है और पूर्व सामाजिक है, क्योंकि हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में न तो समाज था और न ही किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी। तो इसलिए पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक दोनों हैं, लेकिन जब लॉक में आएंगे तो कहता है कि समाज तो था लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इस नहीं थी, इसलिए लोगों ने राज्य का निर्माण किया। लेकिन हॉब्स के बारे में ये उल्टा है, वो कहता है कि न तो राजनीतिक व्यवस्था था और न ही समाज न ही राजनीतिक व्यवस्था थी, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, हेयर प्रणाली का तात्पर्य क्या है? तो हेयर प्रणाली से तात्पर्य है कि चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, ये चुनाव की अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुत सदस्य होता है, प्रत्येक दल उतने ही प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करता है जितने सीटों की कुल संख्या होती है। मतदाता द्वारा केवल एक मत प्रदान किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में करता है, याद रखिएगा। इसलिए हम इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को हेयर प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। थॉमस हेयर इसके प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हम हेयर प्रणाली बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, शक्ति अभियान का सिद्धांत किसने दिया? यानी जो पावर एलिट है उसका सिद्धांत किसने दिया? तो पावर एलिट का सिद्धांत सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन बी सी राइट मिल्स, ये अभियानवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? तो ये किसका मत है? ये आपका जो एल.डी. वाइट का मानना है। कहने मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सरकारी लोक निगम और निजी प्रशासन या लोक प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानता है एल.डी. वाइट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? तो संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले एकमात्र हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। 108 है उसी के अंतर्गत करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 66, बहुलवादी महत्व देते हैं। बहुलवादी हमेशा ही याद रखिए सत्ता के विकेंद्रीकरण को महत्व देते नहीं, समूह और संगठनों को महत्व देते हैं कि न कि राज्य को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्राचीन काल में यूनानी विचारकों का राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था और यूनानी भाषा में से पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। ये भी आपको याद रखना है। तो नगर राज्य का संबंध किससे है? प्राचीन यूनान से है। क्वेश्चन नंबर 68, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? तार्किकता के लिए, गोपनीयता के लिए, या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, या राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में की बढ़ोतरी में भूमिका? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का कौन सा इसमें से साधन नहीं है? तो एक तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा आप विधायी का नियंत्रण कर सकते हैं प्रश्नकाल के माध्यम से, और शून्यकाल के माध्यम से भी उस पर विधायी नियंत्रण स्थापित होता है, लेकिन प्रदत्त विधान के द्वारा नहीं। तो ये आंसर गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये बार बार आपसे पूछा गया प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। तो ये किसने कहा? केसी वेयर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। केसी वेयर ही भारतीय संघवाद को अर्धसंघात्मक कहते हैं, ये भी याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो राजनीति विज्ञान को कौन विज्ञान नहीं मानता है? F.W. मेटलन जो है इसको विज्ञान नहीं मानते हैं और व्यंग्य करता है कि जब भी मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है इसका, आपको ये कोट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? हीगल, ग्रीन, बेंथम, बोसांके, कौन सा इसमें से आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो बेंथम आदर्शवादी नहीं है, ये उपयुक्तवाद का जनक उपयुक्तवादी विचारक है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है
प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इसमें बीपीएससी से संबंधित पॉलिटिकल साइंस जो 10+2 या लेवल 2 का जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? शीत युद्ध का संबंध किससे नहीं है? फुलटन भाषण, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना, ये तीनों ही आपके शीत युद्ध से संबंधित हैं। ये इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हुआ, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत या डिटेंटी का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता। क्वेश्चन नंबर 75 है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? ये हमेशा आपको याद रखना है। राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे, डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म के समर्थक थे। ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो इसका आंसर होगा 76 का ऑप्शन ए, सूत्र अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 77 है, न्यायिक प्रमाणावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जो जुडिशियल रिव्यू है वो शक्ति किसको प्राप्त है? तो ये शक्ति जो जुडिशियल रिव्यू है ये शक्ति आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। ये तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कानून सामाजिक आचरण का वह नियमन करने वाले नियमों का समूह है। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। हॉब्स, हॉलैंड, डिग्वी या जॉन ऑस्टिन? तो ये डिग्वी का है कथन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए? ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका गेटल का है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपको 10 मूल कर्तव्य याद रखना है और इसके साथ ही जो नीति निर्देशक के से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको भी याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर होगा कि लोक निर्वाचन में मतदान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछता है आपसे कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी और साथ ही पूछ लेता है कौन कहता है समानता और स्वतंत्रता दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है, नहीं तो कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो उससे उलट पूछ लिया जाता है। तो 81 का जो आंसर होगा, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये कथन जो है आपका लॉर्ड एक्टन का मानना है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लॉर्ड एक्टन हुए या फ्रीडमैन हुआ या पेरेटो का मानना है कि ये सब स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फ्यूल की रचना नहीं है? हमेशा हेनरी फ्यूल की पुस्तक है या टेलर की पुस्तक या मैक्स वेबर की पुस्तक, इन तीनों की पुस्तक आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि इनसे प्रश्न बनता ही है। तो जो थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पुस्तक है मैक्स वेबर की रचना है, मैक्स वेबर की रचना है। बाकी ए और बी और डी ये तीनों ही फ्यूल की रचना है। तो इसका आंसर सी, इस फ्यूल की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क्स द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी सही है। V.I. लेनिन स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये भी सही है, सुमेलित है। जोसेफ स्टालिन वेज, लेबर एंड कैपिटल, ये गलत है, ये कार्ल मार्क्स की रचना है, वेज, लेबर एंड कैपिटल, ना कि जोसेफ स्टालिन की, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। फ्रेडरिक एंजल्स ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये एंजल्स की रचना है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? ये भी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो जो हैंस जे मार्गनथाउ है वो राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है। मार्गनथाउ जो कि यथार्थवाद का जनक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन इसकी रचना है जो कि 1948 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 85 है,
भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? तो गांधी दर्शन से संबंधित क्या है? न्यासिता भी है, नई तालीम भी है, हिजरत भी है और सर्वोदय भी है, चारों संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 87 कि निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं या हम हुक्म देते हैं? किसका? जो अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 रिट जारी होते हैं, पांचों रिटों का जो अर्थ क्या है वो भी याद रखना है। तो किस लेख या रिट का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? तो परमादेश यानी मैंडमस, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि लेसेस फेयर यानी अबंध नीति यानी खुला नीति कहेंगे इसको, तो उसका सिद्धांत किससे प्रभावित है? लेसेस फेयर का सिद्धांत किससे प्रभावित है? स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से या स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से? उपयुक्त ए और बी दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लेसेस फेयर नीति है वो है आपका स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से संबंधित है। इनका मानना है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉस को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है? तो ये 1964 में इनको बुलाया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सभी लोग, सभी जितने विचारक अधिकतम भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व मानते हैं, लेकिन जो जॉन सिले हैं वो आवश्यक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते, इसलिए महत्वपूर्ण है ये, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, भूलना नहीं है कभी आपको। क्वेश्चन नंबर 92, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? एससीओ के पूर्ण सदस्य कब बने दोनों? और तो किस वर्ष बने दो एससीओ की? एक तो आपको याद करना, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्थापना कब हुई, ठीक, और ये भारत और पाकिस्तान इसमें सदस्य कब बने, पूर्ण सदस्य कब बने? तो 2017 में बने, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा जोड़ा गलत है? लाल बहादुर शास्त्री मसूरी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद सही है। रेलवे स्टाफ कॉलेज ये अहमदाबाद में नौके कहाँ है? बड़ौदा में है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, सी। और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन को निलंबन करने का अधिकार किसके है, किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है उसका जो केवल और केवल अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कार्यान्वयन का या कार्रवाई का निलंबन याद रखिए, लेकिन मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या रोकने समाप्त करने का अधिकार अगर पूछता है तो इसका आंसर कुछ और होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? यानी अभिप्रेरणा के जो मोटिवेशन है या अभिप्रेरणा है जो द्विघटक सिद्धांत है किसने दिया? तो मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो द्विघटक सिद्धांत है ये हर्जबर्ग से संबंधित है। अभिप्रेरणा से संबंधित वो क्या द्विघटक सिद्धांत देता है? हर्जबर्ग। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबंध विचार परंपराओं के साथ सम्मिलित कीजिए। एडमंड बर्ग देखिए ये रूढ़िवाद से संबंधित है। रॉबर्ट नॉजिक इच्छा स्वतंत्रवाद से संबंधित है। जर्मी बेंथम आपका एडमंड बर्ग रूढ़िवाद से संबंधित है। रॉबर्ट नॉजिक इच्छा स्वतंत्र से संबंधित है। और जो मैकिंटायर हैं
वो आपके समुदायवादी हैं और जर्मी बेंथम उपयुक्तवादी हैं। तो मैकिंटायर, एलिस्टर मैकिंटायर ये समुदायवादी है और आपका बेंथम उपयुक्तवादी है। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, कप्लान के अनुसार, मार्टिन कप्लान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति किस अवस्था में परिणत होगी? तो सर्वाधिक जो शक्ति संतुलन होगा द्विध्रुवीय व्यवस्था में होता है मार्टिन कप्लान के अनुसार, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। ये टिप्पणी किसने की थी? और बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है, किसने की थी? रूसो ने किया था अपनी किस पुस्तक में? द ईमेल। क्वेश्चन नंबर 99 है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? आपको ये देखिए कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो अगर वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र प्रस्तुत करें, यानी उनको त्याग पत्र देना होगा, क्योंकि अब उन्होंने लोक सदन में यानी निम्न सदन में उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100, क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 1 का। निम्नलिखित युगों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो उत्तम शासन का कौन सा सार है? पारदर्शी और जवाबदेहता, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये गुड गवर्नेंस या उत्तम शासन का सार है कि पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेहता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका बीपीएससी का राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका जो लेवल 2 है बीपीएससी का एग्जाम जो हो रहा है लेक्चरर के लिए, प्रवक्ता के लिए, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अगर आपकी तैयारी तो कर लें, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए, ताकि इसमें आपको याद रहता है कि हमने कौन सा क्वेश्चन गलत किया या सही किया। जो क्वेश्चन गलत होते हैं तो दिमाग में बन जाता है, फिर वो उसके गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आप चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और जो भी साथी जो भी आपके हैं जिनको ज़रूरत है उनको भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और किसी प्रकार का डाउट हो या किसी प्रकार का अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।